एक नई सीरीज के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको भले ही आपको आज 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, लेकिन मैं 6 से 7 वीडियो में जो संपूर्ण भारत का भूगोल है यानी कि ऑल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा। और सारे प्रश्न जो है वन लाइनर रहेंगे। वन लाइनर के साथ पूरे प्रश्न में आपको चित्र के माध्यम से और डिटेल मिलेगी। चाहे आप जौन सा प्रश्न देख लीजिए, जैसे इस प्रश्न में आपको ट्रिक मिलेगी और सारे प्रश्नों में क्या है, इमेज के साथ में आपको माध्यम से आपको सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत किन 2 गोलार्धों में स्थित है? तो पूछा जा रहा है भारत किन 2 गोलार्धों में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ सही उत्तर क्या होगा, यहाँ सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी और यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं आपको बताता हूँ उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आपको याद कैसे रखना है। आप हम भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आप इसको तो जानते होंगे, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसे पूरब कहते हैं, इसे पश्चिम कहते हैं। आप ये 4 दिशाएं जानते हैं ना। इन चारों दिशाओं को जो बीच में ये दिशा होगी, इसको क्या कहेंगे, इसको उत्तर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पूरब। तो उत्तर पूर्व कहेंगे। और ये देखिए हमारा भारत उत्तर पूर्व में है, तो इसलिए कहते हैं जो भारत है उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये आपको इतना यहाँ से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस डिटेल पढ़ते हैं। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 8.4 और 37.6, ठीक है, अक्षांशों तथा पूर्व में 68.7 और 97.25 देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो ये जो भारत की लोकेशन है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये एशिया और एशिया के अंदर ही आपको ये भारत दिख रहा होगा, ये हमारा है भारत। तो इसी की लोकेशन आपको ये बता रहा है। ठीक है, अगला है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वही सारी डिटेल है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। अगला है, देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशी से मैंने बता दिया। अगर देशांतरी से पूछे तो देशांतरी से उत्तर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये देखिए भारत है, ये देखिए, तो ये कहाँ पूरब में स्थित है, पूरब साइड स्थित है, ये पूरब है ना, तो ये देखिए भारत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। अब एक ट्रिक है, रुक चीन अब भारत, यानी कि रुक चीन अबरा अभार से, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसी ट्रिक है रुक चीन अबा भारत, ये सी भी ट्रिक है। तो इसी ट्रिक को आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए ट्रिक एक जैसे रुक से होगा रूस, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। इसके बाद कनाडा है, चीन है, अमेरिका है। तो रुक चीन आ, तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके बाद 7वें नंबर पे भारत है। तो इस जो ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को आसानी से याद रहेगा। तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? तो मैंने आपको बताया रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एग्जामिनर अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो यहाँ पे फंसाने की कोशिश करता है। आप सभी एग्जामिनर जानता है कि आपको 2 तो याद ही होंगे, रूस और कनाडा। फिर आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अमेरिका। फिर यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये ऐसी ट्रिक याद कर लीजिएगा जिससे आप याद रहे आपको। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है, देखिए ये पूरा भारत है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्या है? भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। क्या? 2.42% है। यह आपको इतना याद रखना। और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7
प्रतिशत है। अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु यानी कि ये वाला पॉइंट उत्तर में, जो यानी कि यहाँ ये उत्तर है ना, ये वाला, तो ये वाला कहाँ है? ये होगा आपका जो उत्तर 37.6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंद्रकौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो कौन सा? इंद्रकौल। इंद्रकौल जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंद्रकौल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये जम्मू कश्मीर की उत्तरी सीमा पर एक महत्वपूर्ण स्थान स्थित है, जहाँ 4 देशों की सीमाएं मिलती हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो आपको ये इमेज में इंद्रकौल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका प्रश्नों का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो सबसे भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी की बात हो रही तो पूरब इस साइड है, तो इधर कौन सा पड़ता है? इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है ना। अगर आपको मैप पता होगा तो इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अगर आपको यही इमेज में आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में एक बिंदु है जिसे किबीथू कहा जाता है। क्या? किबीथू कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। तो किबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित किबीथू है। यह बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है और चीन के तिब्बत क्षेत्र के सीमा के पास है। ठीक है, अगला है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थल सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, सिर्फ आपसे स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, जो एक विश्व की सबसे लंबी सीमाओं में से एक बनती है। यह सीमा 7 देशों से होकर गुजरती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, आप लोग नोट कीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत अपनी सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? स्थलीय सीमा। तो भारत अपनी जो सर्वाधिक सीमा, स्थलीय सीमा है, अपनी बांग्लादेश के साथ सीमा करता है। ठीक है, तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, बचपन और MBA। तो बा से हो गया हमारा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ करता है। ये पेट में पूछा गया पेपर था जब 2022 में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे जो है लंबी सीमा साझा करता है, मैंने आपको बता दिया। और प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि भारत स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, स्थलीय सीमा ये जली हो गया, ये ऊपरी ये पूरा। ठीक है, तो स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ, 7 देशों के नाम मैंने अभी आपको बता दिया है। अगला है, कौन कौन से भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान से गुजरात है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो ये सारे सीमा साझा करते हैं। इसकी सीमा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ लगती है। यह सीमा लगभग 3323 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? आप सभी को पता होगा, भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका अंतर्राष्ट्रीय का नाम क्या है? उसका नाम है रेड लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिप, जिसे कहते हैं रेड क्लिप। ठीक है, तो रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिप रेखा है। यह सीमा 1947 में सर सिरिल रेड क्लिप द्वारा निर्धारित की गई थी, जो भारत के विभाजन के दौरान सीमांकन का कार्य कर रहे थे। यह रेखा पंजाब और बंगाल के प्रांतों को विभाजित करती है। ठीक है, ये आप चित्र में देखिए, ये आपको जो रेखा दिख रही यही है रेड क्लिप रेखा। ठीक है, अगला है, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। अब डिटेल पढ़िए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य एक ही क्षेत्र में है। यह पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य के गोलाघाट और नवांग जिले में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, जो काजीरंगा है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन
की स्थापना 1997 में कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग कहाँ है? असम में। ठीक है। तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1997 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की गई थी। यह संयंत्र सिप्रापोप दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था और इसकी क्षमता 130 किलोवाट थी। यह एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र भी था। तो ये आपको ये याद रखना है, भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अगला है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक यह चिकमगलूर जिले में कुद्रेमुख में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध लौह अयस्क खदान है जिसे 2006 में बंद कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बायलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया गया था? तो इसको जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया गया था। यह भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में किंदुरगढ़ शहर के पास स्थित है। यहाँ हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। आपको मैं बताना भूल गया, आप लोग याद रखिएगा ये सारे प्रश्न जो हैं लूसेंट से उठाए गए प्रश्न हैं, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लूसेंट के सारे क्वेश्चन हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो आपको संपूर्ण भारत का भूगोल जो मैं लूसेंट से करा दूंगा, लेकिन आपको डेली 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा ताकि आप लोग इसको याद करते चले जाइएगा। ठीक है। वीडियो के अंत में आपको MCQ भी मिलेंगे, जो कि प्रश्न आपको 4-5 प्रश्न मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपने कितना मन लगा के पढ़ा है। आपको उत्तर उसका कमेंट में देना है। अगला है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में एक पहाड़ी प्रसिद्ध पहाड़ी जिसे कहा था बाबा बूदन की पहाड़ी, उसमें कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। क्या? लौह अयस्क जो है यहाँ पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगले चर्चा करते हैं। कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ियाँ लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक क्षेत्र कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जिसमें बाबा बूदन नाम के सूफी संत द्वारा कॉफ़ी के बीजों को भारत लाने की कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए इसको पहाड़ी का नाम बाबा बूदन की पहाड़ी कहा जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इसे नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य कहा जाता है। और ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। अभी राजस्थान का जो पेपर हुआ था इसमें सेम क्वेश्चन यही आया था। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये चित्र में भी आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल की चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व है। और ये बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह 138.12 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। अगला है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? देखिए अब यहाँ से आपको एक चीज़, ये प्रश्न ये सीखने को मिला कि भारत का जो पहला रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? 1981 में घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, इनको साथ में ही पहला रामसर स्थल भारत का घोषित किया गया था 1981 में। तो आप लोगों को ये याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। अब देखिए डिटेल पढ़ते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो राजस्थान को घोषित किया गया था। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है और इसे जो है 1981 में ही रामसर साइट में घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य नाम था, लेकिन बाद में इसका राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया। ठीक है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, जो ये रामसर स्थल है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह
4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सुंदरवन को 1982 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। और एक पॉइंट रहा जा रहा है, एक पॉइंट ये है कि यह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। अगला है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा जो रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड है, जो कि कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे बड़ा देखिए होगा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटा बता दिया, सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल। ऐसे प्रश्न जो आ रहे हैं इस समय, ठीक है, ट्रेंड में है, इसलिए मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिमरौर जिले में स्थित है। यह केवल 0.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 2012 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला है, बूढ़ा बाग जलप्रपात जो है झारखंड में है, किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना, बूढ़ा बाग जलप्रपात ये झारखंड में है। नदी तो बुरहा नदी पर स्थित है। कौन सा? बुरहा नदी पर स्थित है। तो बूढ़ा बाग जलप्रपात झारखंड बुरहा नदी पर स्थित है। यह लोह जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय के रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला है, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच यानी कि GMT से कितने घंटे आगे है? जो भारत का समय है जो GMT से लगभग 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे आगे। उदाहरण के लिए, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के कितने? 5:30 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 5 घंटा आगे है हम लोग। जो भारत का समय है 5 घंटा आगे है GMT से। ठीक है, और IST पूरे भारत और श्रीलंका में उपयोग किया जाता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला है, जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट चोटी है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1756 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, जास्कर श्रेणी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, तो आपको याद भी रखना है। ठीक है, और इसकी पहली बार जो 1931 में चढ़ाई की गई थी। अगला है, भारत बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को जो एक चैनल अलग करता है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। उसे क्या? उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है, अगला है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो रोहतांग दर्रा से निकलती है, और रोहतांग दर्रा कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अभी आपने सुना होगा जो भारत की स्थिति है पाकिस्तान से। ठीक है, तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने? पानी बंद कर दिया है। तो उसी की बात की, कोई भारत रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से नदी नहीं जाती है पाकिस्तान की तरफ, चिनाब नदी में मिलती है, तो चिनाब नदी को ही उठा के बंद कर रहा है भारत, जिससे सतलुज जो रावी नदी का पानी भी नहीं मिल पाएगा। रावी नदी का दूसरा नाम इरावती नदी है, ये पूछा जाता है और अक्सर ये वैदिक नाम पूछा जाता है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है ये परस्पुड़ी नदी है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात है। तो पांत कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 1493 फीट है। ये बराही नदी द्वारा बनाया गया है, यानी कि बराही नदी में स्थित है। अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए पूरी एक स्टोरी समझ लीजिए। देखिए, आप सभी को पता है जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के
गंगोत्री से निकलती है, हिमनद से निकलती है। आते आते ये है एक फर्रुखाबाद नाम का एक स्थान पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या गंगा नदी की दो धाराएं बढ़ जाती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये आपको यहाँ से समझ में आया। एक जो शाखा है ये चली जाती है यानी कि कलकत्ता, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, ठीक है। इसी एक ब्रांच को, और एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह गंगा नदी लेकिन अलग अलग स्थान से वो बट जाती है, इसलिए उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अगर पूछा जाए बांग्लादेश में तो जमुना कहा जाता है। बाकी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों को जोड़ता है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 संख्या वह है तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों को जोड़ता है, याद रखिएगा। यह जलमार्ग काकीनाडा पांडुचेरी नहर खंड, गोदावरी नदी खंड और कृष्ण नदी खंड को शामिल करता है। NW यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है, यानी कि 1095। अगला है सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो सतलुज नदी है इसका उद्गम राकसताल झील है एक, वहीं से होता है, कहाँ, तिब्बत से। सतलुज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। राकसताल झील मानसरोवर और कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। सतलुज नदी को सतुद्री प्राचीन नाम कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था, और सतलुज नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, जिसमें से कौन सी 3 नदियां शामिल हैं। तो गंगा, भागीरथी और हुगली। तो आपको यहाँ से याद रखना है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ये इलाहाबाद को किससे जोड़ता है, हल्दिया से जोड़ता है, और इसमें 3 नदियाँ शामिल हैं, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी। ये आप चित्र में बाकी देख सकते हैं। देखिए थोड़ा डिटेल, तब तक आप चित्र भी देख सकते हैं, मैं डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर प्रणाली पर स्थित है। यह 1620 किलोमीटर लंबा है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। अगला है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और किन 2 स्थानों के बीच हुई थी, ठीक है। तो अभी आपको बहुत पता होगा कि रेलवे की शुरुआत 1854 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि वायु परिवहन यानी कि जहाज, वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत है 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच हुई थी। तो इलाहाबाद और नैनी के बीच से पहली जो है हवाई यात्रा की उड़ान भरी थी, और ये आपका जो ये पूरा पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इधर बता रहा हूँ। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को हुई थी, और यह इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू हुआ था। यह पहली वाणिज्यिक विमान उड़ान थी जिसने फ्रांसीसी पायलट हेनरी फेक्वेट को उड़ाया था। तो इसने किसने उड़ाया था, हेनरी ने इसको उड़ाया था, ठीक है। यह उड़ान हम्बर बाईप्लेन से संचालित की गई थी, जिसमें 6500 पोस्ट कार्ड ले गए थे। अब उस उड़ान को दुनिया की पहली एयरमेल सेवा माना जाता है। अगला है हल्दिया बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो किस तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। तो हल्दिया बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखने के। अगर हल्दिया बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह के पास स्थित है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा संख्या का, दूसरा संख्या का है, जो कि धुबरी से सदिया तक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, जो धुबरी से सदिया तक का खंड है। यह जलमार्ग 891 किलोमीटर लंबा है और इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी के असम घाटी से मध्य से होकर बहता है। अगला है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये माउंट आबू में स्थित है, ठीक। और यहीं पर क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है, पूछता है प्रश्न में, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी लंबाई है, 5650 फीट जिसे कहते हैं। ये स्थान कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है। और अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है पूछा जाता है, तो बलित पर्वत है वो, ठीक है।
और लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्पत्ति तो प्रोटोटक युग से इसकी उत्पत्ति हुई है। महत्व क्या है इसका, पश्चिमी रेगिस्तान को रोकने और नदियों के जल ग्रहण में ये मदद करता अरावली। अगला है गोविंद सागर बांध जो भाखड़ा नागल परियोजना का जलाशय है, किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो गोविंद सागर बांध जो भाखड़ा नागल परियोजना का जलाशय है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह बांध सतलज नदी पर बना है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला है अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी। तो अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है और अंत में जो है अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो गोवा है इसका जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए ये आप गोवा देख सकते हैं, महाराष्ट्र, ये केरल, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल पढ़ते हैं। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना और बिलासपुर जिले में स्थित है। यह सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल जो बांध है के जलाशय के रूप में बनाई गई थी। इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा था। अगला है अन्नामलाई बाग संरक्षित क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तो कहाँ, अन्नामलाई बाग संरक्षित कहाँ, ये तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई बाग संरक्षित क्षेत्र जिसे पहले इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता था। तो पूछा जाए कि अन्नामलाई जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता था, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तमिलनाडु जो राज्य ने इसका नाम बदल दिया। ठीक है, यह क्षेत्र कोटुमरूर जिले के लोपची और वारपलाई तुलुक के अन्नामलाई पहाड़ियों और तिरुपुर जिले के उदुमपटाई तुलुक में स्थित हुआ है। ठीक है, अगला है बिहार क्षेत्र में, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने जिले स्थित हैं, तो जो बिहार नदी में गंगा नदी के किनारे कितने, तो 12 जिले स्थित हैं। ये 12 जिलों के क्या नाम है। ठीक है, अगला है सरयू उपनाम किस नदी से संबंधित है, जो सरयू नदी उपनाम है घाघरा नदी का उपनाम है। देखिए सरयू नदी को ही घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी नेपाल हिमालय के मिलय हिमनद से निकलती है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों से होकर बहती है। सरयू नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अयोध्या जो है शहर सरयू नदी किनारे स्थित है। और प्रश्न आपको याद रखना है, जो घाघरा नदी है जब अयोध्या में आती है तो इसको सरयू कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं पर ही घाघरा नदी पहाड़ी क्षेत्रों पर जाती है तो इसे करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है शिवालिक या इंडो ब्राह्मण नदी के अपवाह तंत्र का विभाजन किस युग में हुआ है, तो प्लीटोसीन युग में हुआ है। ठीक है, तो शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी हिमालय की पूरी लंबाई में बहने वाली एक प्रमुख नदी थी। यह नदी असम से पंजाब होते हुए सिंध तक और फिर निचले पंजाब से होकर अरब सागर में गिरती थी। ठीक है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह विभाजन प्लीटोसीन युग के दौरान हुआ था जब हिमालय में भूवैज्ञानिक गतिविधियां हुई थी। अगला है भारत में यारलुंग जंगपो किस नदी का उपनाम है, तो भारत में जो यारलुंग जो जंगपो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे तिब्बत में इसे यारलुंग जंगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और आप ये मैप में देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार जो है इस प्रकार ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला है मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपके लिए मॉक टेस्ट है, आपने कितना पढ़ा इसके उत्तर आपको कमेंट में देना है। पहला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। दूसरा प्रश्न है भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तीसरा प्रश्न है कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न,
कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ये सारे उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।